हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस डाइपोल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी और कितना टॉर्क लगेगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसके ऊपर धांसू धांसू न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ना ही आपकी किताब में इतने बढ़िया से देता है, ना ही आपको यूट्यूब पे कहीं इतना अच्छा मिलेगा। तो इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, फोर्स और टॉर्क इस पे निकालेंगे, और उसके बाद करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक धांसू सा न्यूमेरिकल। तो बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। आज के लेक्चर की कोई डीपीपी नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर की डीपीपी में आज के लेक्चर के भी सवाल थे, और बचे हुए जितने भी सवाल इस टॉपिक के हो सकते हैं सब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करें। जी हाँ, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर नॉट सो ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। सो लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 11। टुडेज गोल, आज का गोल क्या क्या है, क्या क्या समझना है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स, टॉर्क, न्यूमेरिकल सब करेंगे। यही टॉपिक बोर्ड में भी ज्यादा आता है, कंपटीशन में भी ज्यादा आता है, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जब ये कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा तब उसी डाइपोल को हम रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वहां पे भी डाइपोल पे फोर्स, टॉर्क देखेंगे और एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता हो वो इस पे जाए, और बीच में भी न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया है, छोड़ना मत। जेईई के न्यूमेरिकल लिए बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लिए, मजा आ जाएगा। शुरू करें। तो चलो भाई शुरू करो, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब एकदम मक्खन, हर जगह एकदम बराबर। यहां जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी यहां, हर जगह सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके अंदर हमने रखा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। बाई डाइपोल क्या होता है? प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल का सेंटर ये रहा O, यहां से ये डिस्टेंस L, यहां से ये डिस्टेंस L। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी? बच्चों आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, कितनी लगती है? Q इंटू E। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगती है Q इंटू E। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। यानी इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, कितनी? Q इंटू E, और इस पे फोर्स लगेगी इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सेम, Q इंटू E। तो यहां भी मान लें अगर हम F फोर्स लगी तो यहां भी हम कितनी मानेंगे? F फोर्स लगी। अब मुझे ये बताओ कि इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल, आप ध्यान से देखो, इक्वल फोर्सेस हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। क्या यह बात हमेशा सच होगी कि सिर्फ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए? अभी डाइपोल को देख रहे हो ऐसे रखा है, मान लो इसी डाइपोल को मैं ऐसे रख दूं तो क्या होगा? Q इधर, Q इधर, तब भी नेट फोर्स 0। मान लो इस डाइपोल को मैं सीधा रख दूं, ऐसे करके वर्टिकल कर दूं, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी? Q इधर, इस पे Q इधर। मान लो ये सीधा रख दें हम ऐसे, तो पॉजिटिव पे Q इधर, नेगेटिव पे Q इधर, तब भी नेट फोर्स 0। यानी इस बात को अब आप एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह समझ लो कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा कितनी होती है? 0 ना। इसमें एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तब तो नेट फोर्स 0 नहीं होगी भाई। यहां पे कम है, ये फोर्स कम हो जाएगी QE, और ये फोर्स ज्यादा, नेट फोर्स इस तरफ, और ये डाइपोल इधर चलने लगेगा। किसका केस? नॉन यूनिफॉर्म का। पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो उस पे ऑलवेज नेट फोर्स विल बी 0। अब नेट फोर्स 0 से अपन क्या समझते हैं?
ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होगा। हम ये भी समझते हैं कि अगर इस डाइपोल को पहले से कोई वेलोसिटी नहीं दी है, पहले से कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो ये डाइपोल कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। ये डाइपोल यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकता। मतलब इसका ट्रांसलेशन मोशन एक्स वाई जेड या एक्स वाई कहीं भी ऐसा कोई मोशन नहीं होगा, प्रोवाइडेड इसके पास पहले से कोई वेलोसिटी ना हो। ध्यान देना छोटे छोटे वर्ड का, है ना। आईडी में सवाल आएगा, एमसीक्यू में फंस जाओगे। मान लो इसके पास पहले से वेलोसिटी दे दे, फिर पूछे ट्रांसलेशन मोशन होगा कि नहीं होगा, पर इस फोर्स की वजह से नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। सर इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, नहीं। अब ये एक तरह का मोशन कर सकता है। देखो दो तरह के मोशन हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, बल्कि तीन तरह के। एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशन, और एक होता है रोलिंग, जिसमें ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशन भी। जब पहिया चलता है ना, मान लो कोई टांगा है, या टांगा बसंती चला रही है अब बसंती जब टांगा चलाती है तो उसका जो पहिया होता है वो गोल गोल भी घूमता है और आगे भी बढ़ता है। गोल गोल घूमा रोटेशन, आगे बढ़ा ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं रोलिंग। तो तीन तरह के मोशन पॉसिबल हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रोलिंग। ट्रांसलेशन तो यहां नहीं हो सकता क्योंकि नेट फोर्स 0 है, पहले से वेलोसिटी नहीं, ट्रांसलेशन मोशन नहीं। नेट फोर्स इज ऑलवेज 0 ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी गांठ बांध लो एकदम स्ट्रॉन्ग सी। कहां बांधे सर? कपड़े वहीं से ठीक है। अब बात आती है कहीं ये रोटेट तो नहीं कर रहा। जरा ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। बच्चों सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब मान लो ये फोर्स इधर, तो ये फोर्स इसी के लाइन में अगर होती तब तो रोटेशन नहीं होता, पर यहां पे सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट। अगर इन सब में बोर हो रहे हो आगे जाओ, सवाल लगाओ, बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई साहब। ऐसा क्या पढ़ा रहे हो, सब बोरिंग चीज। जाओ आगे न्यूमेरिकल करो, माता रानी कसम मजा आ जाएगा तो अगर हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और किधर एक्ट कर रही है, एक्टिंग, या ऐसे लिखते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर हमारे पास ऐसी दो फोर्सेस हैं जो इक्वल हैं, अपोजिट हैं और किसी एक बॉडी पे लग रही है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन सेम मतलब इस पे फोर्स इधर लगी, इस पे फोर्स इधर, और दोनों का लाइन भी सेम हो। क्या यहां लाइन सेम है? नहीं, ये फोर्स देखो इस लाइन पे है, ये फोर्स इस लाइन पे। अगर ऐसी फोर्सेस मिल जाएं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट, एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, तो ये बॉडी रोटेट करने लगेगी। अब बात आती है रोटेट किसके अबाउट करेगी। इस कंडीशन में बॉडी रोटेट करती है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी यहां पे क्या होगा, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ले सर सेंटर ऑफ मास भी छोड़ के आए तो रोटेशन, टेंशन मत लो, आज टॉर्क आने वाला है क्लास 11 का आधे लोग रोने लग गए, परेशान नहीं, एकदम बताएंगे। सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ओ, ये ओ के अबाउट रोटेट करेगा। और बच्चों जब भी कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करे, ये बताओ इसके अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करने लगे तो इसको हम स्पिन मोशन भी कह सकते हैं। दिस मोशन इज कैन आल्सो बी कॉल्ड स्पिन मोशन। तो ये डाइपोल स्पिन करने लगेगा। वाह भाई वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड जाके डाइपोल रखा, बढ़िया नाचा, चिक 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 चिक, बसंती नाच इन बच्चों के सामने नाच लेना कई लोग गंदा सोचने लग गए थे, छी छी छी, तौबा तौबा, मैं बोल सकता है ऐसा कभी नहीं तो ये इसके अंदर गया और ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, इसका रोटेशन होने लगेगा। मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। अब बच्चों जब कोई चीज रोटेट करती है तो रोटेट कौन कराता है, रोटेट कराता है टॉर्क। जैसे चलाती है फोर्स वैसे घुमाता है टॉर्क, है चलाती है फोर्स और घुमाता है टॉर्क, यानी इस पे लग रहा होगा टॉर्क। तो अब हमें पढ़ना होगा टॉर्क। रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा टॉर्क। नोट कर लें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टॉर्क पढ़ते हैं। बिल्कुल मत डरो, टॉर्क एकदम बढ़िया है, समझ में आएगा, घबरा के बैठ गए हैं। QE net force 0, QE not having the same line of action, hence it can rotate and rotate about its center of mass। ये इसके अबाउट घूमेगा ऐसे, सुक 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 सुक,
ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये चुक 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 चुक, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये ऐसे 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 घूमने लग जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया सर, आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3 4 चलो। हाँ, अब हमने बोला इसके ऊपर लगेगा टॉर्क। जरा पिछला डायग्राम बना लेते हैं। यहां फोर्स लगेगी QE, इसको बोला F, और यहां भी फोर्स लगेगी कितनी, QE। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, और पॉजिटिव पे लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और मैग्नीट्यूड होता है QE। अच्छा, अब इसके ऊपर बच्चों जो टॉर्क लगेगा, तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क टाउ लिखते हैं इसको, ताऊ जी। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे होता है R क्रॉस F, उसमें हम नहीं जा रहे, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला बताया। अभी इसका एक और शॉर्ट तरीका बताएंगे कपल से करने का, ऐसे हो जाएगा, पर पहले ये सीख लो। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो फोर्स लग रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों टॉर्क ही वो क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को घुमाती है, फोर्स वो है जो चलाती है। तो हमें देखना होगा इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। आज एंगुलर वाले सारे टर्म आएंगे, टेंशन नहीं लो, एकदम समझ में आएगा। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा ध्यान से देखो, तो यहां पे दो टॉर्क बनेंगे, एक टॉर्क ये फोर्स बनाएगी, एक टॉर्क ये फोर्स बनाएगी। अगर इसको मैं फोर्स 1 बोल दूं, इसको मैं फोर्स, वैसे तो बराबर है, 2 बोल दूं, तो एक टॉर्क ये बनाएगा, एक टॉर्क ये। तो बच्चों टॉर्क जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर दो टॉर्क लग रहे हैं तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, सभी लोग बता सकते हैं, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। वैसे प्लस लिखना सही नहीं, वेक्टर एडिशन बोलना चाहिए। ये होगा नेट टॉर्क ऑन दी डाइपोल। अभी शॉर्टकट बताएंगे तो ये सब नहीं आएगा, एक लाइन में कर देंगे। दिस इज नेट टॉर्क ऑन दी डाइपोल। और टॉर्क निकालते हैं, टाउ 1 और टाउ 2, टाउ नेट इज इक्वल्स टू, अब देखो टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां फोर्स कितनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है फोर्स। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, ये फोर्स दिख रही है ये, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इनके बीच का क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, क्लियर, यानी ये होगा इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी द परपेंडिकुलर ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो क्लियर है, ये रही फोर्स और ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो फोर्स की लाइन ये है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ। हियर इज द फोर्स, हियर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। पहले स्टार्टिंग में स्लो चलो, बाद में स्पीड पकड़ लेंगे, टेंशन नहीं लो। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लो, ठीक है। तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, कैसे पता लगाएंगे। मान लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। हमने माना थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सभी लोग मुझे को बताओ कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसे होता है, -q से +q की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे होगा, ये होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, ये। तो इसका एंगल ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने माना थीटा, थोड़ी देर के लिए मान लिया चीटा, ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब बच्चों ये लेंथ कितनी दे रखी है, L दे रखी है, तो बच्चों L का इधर कंपोनेंट आएगा L cos थीटा, देखो इधर आएगा L cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा L sin थीटा। तो मेरे ख्याल से L sin थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स and axis of rotation. See, this is axis of rotation and this is force.
दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज फोर्स। ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, एल साइन थीटा। तो जो पहला वाला टॉर्क है वो हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, फोर्स कितनी है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल साइन थीटा। अब देखो बच्चों, टॉर्क दो तरह का हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन दो तरह का हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आप सोचो कि ये फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा आसान है, कैसे रखा है डाइपोल, ऐसे, ये सेंटर ऑफ मास, आपने इधर से फोर्स लगाई इधर, जब आप इसको ऐसे खींचोगे तो देखो ये ऐसे घूमेगा, आप इसको ऐसे खींचोगे तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब ये ऐसा घूमना चाहेगा, यानी इट वांट्स टू रोटेट क्लॉकवाइज। ये देखो, ऐसे फोर्स लगाओ, खींचोगे, यहां इसके अबाउट रोटेट करना है, अब ऐसे फोर्स लगा खींचोगे तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। यानी ये वाला जो अपना टॉर्क है दिस इज क्लॉकवाइज। अब अगर दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज हो तो जोड़ देंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाला है तो तोड़ देंगे मतलब माइनस कर देंगे। अब दूसरे वाले टॉर्क की बात करते हैं, सेकंड फोर्स की वजह से, ये रही फोर्स। अब इस फोर्स से O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आ जाओ भाई, ये रही फोर्स, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है फोर्स, क्या ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है फोर्स, क्या ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल। यानी इस बार हमको ये डिस्टेंस देखना होगा, ये वाला। बच्चों फिर से देखो, ये लेंथ कितनी दे रखी है, L। बच्चों ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, बोलो हाँ या ना भाई। ये जेड दिख रहा है, कुचुक 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 दिख रहा है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल नहीं दिख रहा भाई, ये एंगल थीटा और ये जेड नहीं दिख रहा, सुक 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 सुक, ये थीटा तो ये थीटा। एल का बच्चों इस पे कंपोनेंट आएगा एल कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। यानी इस बार भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फोर्स का, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एल साइन थीटा। एकदम क्लियर है, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रही फोर्स, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। तो दूसरी बार हम बोल देंगे कि दूसरा वाला टॉर्क भी कितना है, Q इंटू ई इंटू एल साइन थीटा, भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, क्यू ई पर। अब बात आती है दूसरा वाला टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, जरा सोचो। ये रखा है, यहां इसके अबाउट घूमना है, फोर्स लगाई आपने ऐसे, तो मेरे ख्याल से तो ये भी ऐसे ही घुमा रहा है जैसे ये घुमा रहा था, सुक सुक सुक, ये क्लॉक ऐसी घूमती है ना, वैसे ये घुमा रहा है, सुक सुक। कई लोग सोच रहे हैं फोर्स अपोजिट है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, नहीं भाई ध्यान से देखो, ये भी ऐसे ही तो घुमा रहा है, सुक सुक सुक। यानी इसका भी रोटेशन बच्चों कैसा हो रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज। यानी दोनों का रोटेशन का डायरेक्शन सेम है, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर इसकी फोर्स इस तरफ होती ऐसे, तो ये इधर ही घुमाता, तब ये कैंसिल हो जाता और नेट टॉर्क 0 आ जाता, जो कि हो सकता है। यहां ये गारंटी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कि नेट फोर्स 0 होगा, टॉर्क की कोई गारंटी नहीं, देखना पड़ेगा। तो हमने देखा क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। देखो ये कैसे घुमाएगा, इसको यहां से मैंने पकड़ रखा है, सोचो आप ऐसे खींचोगे तो ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे पकड़ रखा है, आप ऐसे इसको इस तरफ खींचोगे तो ऐसे नहीं घूमेगा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, यहां से कहानी बड़ी आसान है, डायग्राम की चीजें आप समझ गए हो। Q इंटू ई इंटू एल साइन, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2QE L साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा देखो, Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। सभी लोग पहचान गए ये कौन है, मेरी महबूबा। अरे डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता था, Q इंटू 2L, और डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट नहीं आ गया, Q इंटू 2L। तो इसको हम बोलेंगे PE साइन थीटा। दिस इज द नेट टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. It depends upon dipole moment, it depends upon electric field, and it also depends upon the orientation, मतलब angle between dipole moment and electric field. इस पे भी डिपेंड करता है, एंगल चेंज करने पे टॉर्क 0 भी हो सकता है, टॉर्क मैक्सिमम भी हो सकता है, सब एंगल का खेल है यहां. PE साइन थीटा, यहां तक नोट करें.
डायरेक्शन क्या है, अभी के लिए आप डायरेक्शन बोल सकते हो क्लॉकवाइज है, पर यहां लिखेंगे नहीं, इसे नीचे लिख लेते हैं, इसको डेरिवेशन का पार्ट मत समझना, ठीक है। डेरिवेशन भी आ सकती है एग्जाम में 3 नंबर की। प्रूव दैट द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी साइन थीटा, या आगे और है अभी इतना नोट करें, पी ई साइन थीटा। पॉज करके छापे, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। आगे बढ़े। एक जमाना था जब हम लोग वॉलेट में फोटो लेके चलते थे, आजकल तो मोबाइल में रखते हो, सो फील नहीं है वॉलेट। सर हम अभी वॉलेट में रखते हैं सर, हमारे पास तो वॉलेट ही नहीं है, अमीर लोग के पास होता है वॉलेट। हम तो वो बुक के बीच में फोटो बना लेते हैं खुद से उसका। हमारे पास तो जो फोटो भी होती है उनकी वो क्लास 1 नर्सरी की होती है, ये है कि ये वाली है, अरे अब तो समझ में नहीं आ रहा चलो आगे बढ़े। ये है कि ये वाला है, तुम्हारे लिए भी बोल रहे हैं। बहनें कहती हैं नहीं सर आप हम लोग का नहीं सोचते, सबका सोचते हैं। पी साइन, अभी पढ़ लो, अगले साल ये सब करना। सर बहुत झेला रहे हो, कभी करने नहीं दोगे आप लोग। पी ई साइन थीटा, आगे बढ़े। पी साइन थीटा, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे इसी कहानी को। क्या हम बोलेंगे नेट टॉर्क कितना आ रहा है, पी ई साइन थीटा। बच्चों ये आपको थोड़ा देखा हुआ सा एक्सप्रेशन लग रहा होगा, क्लास 11th अगर आपने पढ़ी हो तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ए बी साइन थीटा। कब आता था, या तो ए क्रॉस बी लिखा हो या तो बी क्रॉस ए लिखा हो, यानी डेफिनेटली टॉर्क जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क जो कि जहां मान लो लिखा हो C इज इक्वल्स टू, C जो एक वेक्टर क्वांटिटी है वो ए बी के क्रॉस प्रोडक्ट से बनी है। इधर से टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो या तो ये बना होगा P क्रॉस E से, या तो ये बना होगा E क्रॉस P से। अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इसमें ये भी कंडीशन है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे तो ऐसा है भी, थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहां पे बात तो सही है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड डी, एकदम सही है। यही तो होता था, ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट होता था ए बी साइन थीटा। गंदा सा वो डिटर्मिनेंट वाला करते थे, अच्छी। ए क्रॉस बी भी हो सकता है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है। भाई ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए भी आएगा बी ए साइन थीटा। कैसे पता चलेगा ये है कि ये है, ये पता चलेगा डायरेक्शन से, ये पता चलेगा डायरेक्शन से। देखो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कैसे करते हैं, यहां ध्यान से देखो। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और मान लो इनके बीच में एंगल थीटा है बच्चों, तो अपना राइट हैंड आपको यूज करना है, या स्क्रू रूल बता दूं, सबसे आसान स्क्रू रूल है ना, पाम रूल भी है, स्क्रू रूल देख लेते हैं, पाम रूल समझते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राइट हैंड का पाम खोलो ऐसे, राइट हैंड, और अपने फिंगर्स को कर्ल करो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। अंगूठा किधर गया, अंदर की तरफ, ये तो ये डायरेक्शन हुआ ए क्रॉस बी का, जो अंगूठे का डायरेक्शन है। ए क्रॉस बी का मतलब सी किधर होगा, अंदर की तरफ, ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए कैसे होगा, आप उसी पाम को लो। अब पाम को, जो फिंगर्स हैं आपकी, उनको कर्ल करना है बी से ए की तरफ, तो ऐसे करना पड़ेगा, बी से ए, अंगूठा किधर आया, बाहर, तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, बी क्रॉस ए का। ए क्रॉस बी इनवर्ड, बी क्रॉस ए आउटवर्ड, दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। ए क्रॉस बी अंदर, बी क्रॉस ए बाहर। क्लियर है इतना? स्क्रू से भी समझ सकते हो आप, इनके जहां पे दोनों की टेल जुड़ रही हैं, यहां पे आप एक स्क्रू रख लो, स्क्रू को रोटेट करो ए से बी रोटेट कर रहे हो, तो स्क्रू किधर जा रहा, अंदर, तो ए क्रॉस बी किधर, अंदर। देखो ए से बी स्क्रू रोटेट करो, आता है क्या क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैं बता दे रहा हूं। ए से बी, कई बच्चे ऐसे हैं जो 11 छोड़ के आते हैं, ए से बी रोटेट किया, स्क्रू किधर गया, अंदर, तो ए क्रॉस बी इनवर्स। और अगर बी से ए स्क्रू को रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, किधर आया, बाहर। ए से बी क्लॉकवाइज, बी से ए एंटी, जैसे समझो, ए से बी इनवर्ड्स, बी से ए आउटवर्ड्स। अब हमें इस चीज को यहां लगाना पड़ेगा। जरा पिछले वाले फिगर पे आ जाओ, ये रहा पी, ये रहा ई, तो अगर मैं बनाऊं पी और ई, ऐसा बनेगा। डाइपोल मोमेंट किधर होता है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये है एंगल थीटा इनके बीच में। मुझे ये बताओ पी क्रॉस ई का डायरेक्शन क्या है, पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज, सुकुक, ऐसे ही देख लो, पी क्रॉस ई कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई कैसा आ रहा है हमारा, क्लॉकवाइज आ रहा है। और डेफिनेटली ई क्रॉस पी क्या आ जाएगा तब,
एंटी क्लॉकवाइज, अंदर बाहर भी देख सकते हो। P क्रॉस E इनवर्ड्स, यहां से इसको रोटेट करो स्क्रू को P से E की तरफ, P से E ऐसे किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम के अंदर, P से E क्लॉकवाइज घूम के अंदर। तो P क्रॉस E को इनवर्ड बोल सकते हो, क्लॉकवाइज बोल सकते हो, और E क्रॉस P आउटवर्ड। डायरेक्शन देखो, E क्रॉस P का डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज, और किधर है, बाहर। तो E क्रॉस P एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बच्चों, जो टॉर्क आया है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। अब अपने आप दिमाग लगाओ क्या सही है, P क्रॉस E की E क्रॉस P, बताओ टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्या सही लिखना होगा, देखो ये तो लिख ही सकते हो P साइन थीटा, P साइन थीटा को P क्रॉस E भी लिख सकते हैं और E क्रॉस P भी। दोनों में से सही कौन होगा, जो सही डायरेक्शन देगा। टॉर्क हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज। तो डेफिनेटली आप इस टॉर्क को लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, और E क्रॉस P लिखना गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो सही वैल्यू देगा, बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। सो ये रहा टॉर्क का फॉर्मूला ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, P क्रॉस E। नॉन यूनिफॉर्म में भी फॉर्मूला यही बनेगा वैसे, P क्रॉस E। इसको आप बोल सकते हो PE साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। क्या E क्रॉस P बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। E क्रॉस P सही डायरेक्शन नहीं दे रहा। यहां एक बात छुप जाती है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, P साइन थीटा। यहां पूरा डायरेक्शन दिख रहा है, P क्रॉस E। ये रहा वेक्टर P, ये रहा वेक्टर E, ये एंगल थीटा। अलग अलग सवाल में अलग भी हो सकता है, P हो सकता है ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, कैसे भी हो सकता है डाइपोल भाई, ऐसे थोड़ी ना रखा होगा। अभी सवालों में इसका डायरेक्शन ही तो चेंज करेंगे। अब P क्रॉस E, P से E देखो कैसा है, क्लॉकवाइज। हमेशा क्लॉकवाइज हो जरूरी नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। P क्रॉस E किधर गया, इनवर्ड्स। P से E घुमाओ, किधर जा रहे हो, इनवर्ड। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, P से E किधर, इनवर्ड्स। तो बच्चों जो टॉर्क है उसको आप क्लॉकवाइज भी बोल सकते थे, और बच्चों उसको आप इनवर्ड्स भी बोल सकते थे। ये क्यों सिखा रहे हैं समझो जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। अगर कहीं लिखा है वेक्टर C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B, तो याद रखना जो C होता है इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड C इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। जो रिजल्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, जो रिजल्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। मतलब यहां जो ये टॉर्क आ रहा होगा, दिस टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू P एज वेल एज टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू E। भैया टॉर्क किधर गया, अंदर। P क्रॉस E किधर गया, इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स भी हो सकता है, पर जैसा भी होगा वो डाइपोल मोमेंट से और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर। जेई का एक सवाल है, इसी से हल होगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। यहां पे टॉर्क किधर है, इनवर्स। अगर टॉर्क में बनाऊं तो ये क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्स। क्या टॉर्क P और E दोनों से परपेंडिकुलर नहीं है, टॉर्क ऐसे है, P ऐसे, E ऐसे। देखो P से कितना एंगल है, 90, E से भी कितना एंगल है, 90। परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल है। यहां टॉर्क किधर है, अंदर की तरफ। टॉर्क, ओमेगा, ये सब ना अपने जो भी प्लेन दिया होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जितने भी एंगुलर टर्म्स हैं ये सब परपेंडिकुलर होते हैं इस प्लेन के। तो टॉर्क किधर जा रहा है, या तो अंदर जा सकता है या तो बाहर। अंदर जा रहा है, जब अंदर जाएगा तो इसके भी परपेंडिकुलर, देखो ये तो इस प्लेन में है, इसके भी परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये भी याद रखना होगा दैट द टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करें पॉज करके, ये पेज पे थे, नोट कर लें। फोर्स हमेशा कितनी होगी, 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और टॉर्क कितना होगा, P साइन थीटा या P क्रॉस E। P साइन थीटा में क्या छुप गया, टॉर्क का डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज बच्चों देखो इनवर्ड होता है, कितनी बार समझाऊं। देखो ये क्लॉकवाइज किधर गया, इनवर्ड्स। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, आउटवर्ड्स। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू किधर आएगा, बाहर। क्लियर है, नोट कर लें पॉज करके। 1 2 3 4 डेरिवेशन समाप्त हुई। नोट कर लें इसको फिर से, क्लास मौका। 1 2 3 4 कर लिया, पॉज करके। 1 2 3 4 चले, नोट कर लें पॉज करके। 1 2 3 4 पॉज करके। 1 2, ये समझ में आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू। क्लियर है, आगे बढ़ें।
1 2 3 4, पॉज करके नोट कर लें। 1 2, क्लॉकवाइज इनवर्ड होता है, अब ये भी याद रखेंगे। 1 2 3 4। अब मैं बताने जा रहा हूं इसका एक शॉर्टकट। इस पूरे सवाल को हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते थे बिना इतनी बड़ी बड़ी बातों के। भाई नेट 40, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। नोट कर लिया 1 2 3 4। हाँ, नेट 40, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। इधर इधर टॉर्क को निकालने का एक आसान तरीका है, वो है बच्चों कपल के कंसेप्ट से। कहीं अगर आपको टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिखें हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कपल। यहां वो वाला कपल नहीं, कपल से सर दुगती रग पे हाथ रख दिए है ना, दुखती रग। हाँ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपना डाइपोल था, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, ठीक है। ये सेंटर O, ये L और ये एंगल कितना है थीटा। तो बच्चों हम बोलेंगे अगर हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, जो कि यहां पे हैं, इस पे फोर्स इधर लग रही QE और इस पे फोर्स लग रही है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE। ध्यान समझो, बहुत बहुत हलवे तरह से इसकी डेरिवेशन होगी तुरंत। अगर हमारे पास कपल बन रहा है, कहीं बन रहा है, तो कपल का टॉर्क निकालने का बड़ा शॉर्टकट तरीका है। कपल का टॉर्क, किसी कपल का टॉर्क निकालने का बड़ा शॉर्ट तरीका है कि कोई भी एक फोर्स ले लो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो बिटवीन टू फोर्सेस। अब सर कंफ्यूज हो रहे हो तो पहला वाले पे कर लो। पहला वाला जब स्ट्रांग हो जाए तो फिर से वीडियो देख के इसको पकड़ लेना है, ये शॉर्टकट है। अगर कहीं ये नया कंसेप्ट दे रहे हैं हम कह रहे हैं अगर कहीं कपल बन रहा है तो कपल का टॉर्क निकालने का एक शॉर्टकट होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबको पता है। पर कपल का अगर टोटल टॉर्क निकालना है बॉडी के ऊपर तो उसका एक शॉर्टकट है, कोई एक फोर्स उठा लो, एनी वन फोर्स उठा लो, दो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। बच्चों इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, ये कितना था? L sin थीटा। ये कितना था? L sin थीटा। तो बच्चों ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L sin थीटा। हाँ कि ना भाई? ये था L sin थीटा, ये भी था L sin थीटा, पूरा कितना हो गया? 2L। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, है कि नहीं? ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2L, L sin थीटा, खत्म। फोर्स कितनी है? खत्म भैया। QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, 2L sin थीटा, खेल खत्म हो गया। Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2L को बोलेंगे P, डाइपोल मोमेंट, इंटू E इंटू साइन थीटा, और P साइन थीटा को हमें लास्ट में क्या बोलना है सबको पता है? P क्रॉस E। ये किससे आया? डायरेक्शन पे। यहां पे टॉर्क कैसा है? इनवर्ड। हमेशा इनवर्ड हो इसकी गारंटी नहीं है, नोट कर लें। सवाल किए जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम बढ़िया से। दिल चोरी साटा हो गया, कोई की करिए, नैनों में किसी के खो गया, कोई की करिए। चलें आगे बढ़े, 1 2 3 4 आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सवाल आ गया, व्हेन इज द टॉर्क। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक मिनट सॉरी, कि टॉर्क P के भी परपेंडिकुलर और E के भी परपेंडिकुलर। हाँ, when is the torque on dipole is maximum, show diagrammatically कि टॉर्क मैक्सिमम कब है। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? PE sin थीटा। हमसे बोला है कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो बच्चों यहां पे वेरिएबल क्या है? क्या चीज चेंज होती रहेगी? थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोलेंगे टॉर्क तब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा भी मैक्सिमम हो, है ना। थीटा को ऐसा वेरी करो कि ये साइन थीटा मैक्सिमम। बच्चों साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 -1। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, -1 को भी मैक्सिमम मान रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं हम टॉर्क का। बच्चों साइन थीटा +1 -1 कब होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कब होगा? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 कब होगा? सबको पता होगा जब थीटा हो 270 डिग्री। यानी जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। यहां बनाते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का केस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट। ऐसे ही बनाते हैं ना डाइपोल भाई, कहां से कहां होता है? माइनस से प्लस, तो ये -q, ये +q।
एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 90 डिग्री। दूसरा केस क्या बोल रहा है, जब थीटा, बोला ना शो डायग्रामेटिकली, तो वो भी कर रहे हैं, जब थीटा कितना हो 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब इसी का अपोजिट कर दो। अभी भी डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब की बार माइनस क्यू इधर प्लस, ये समझ में ना एरो कैसे बना रहे हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इस बार एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल इस बार देखोगे ये कितना 270 डिग्री। यानी हमें समझ में आ गया कि टॉर्क तभी मैक्सिमम होगा, इस बात को नोट करके लिखो। अभी इसके ऊपर डाइपोल मोमेंट की आज एक नई डेफिनेशन देंगे। यस, पिछले लेक्चर में जो डाइपोल में पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, उसकी नई डेफिनेशन देंगी। आप एक चीज लिखो, टॉर्क तभी ही मैक्सिमम होगा व्हेन P इज परपेंडिकुलर टू, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, क्या ये भी निकाल सकते हैं आप, कितना होगा भाई, साइन थीटा 1 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो गई, तो कितना बचा P इंटू ई। सो द मैक्सिमम टॉर्क जो हो सकता है वो PE होता है, और वो कब बनता है, जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। छाप क्लियर है, झटके लगते हैं मुझको कभी कभी, क्लियर है एकदम बढ़िया से, आगे बढ़े। क्लियर है, साइन थीटा मैक्सिमम प्लस माइनस 1 कब होगा, 90 पे और 270 पे, 90 पे ये 270 पे। कैसे बना रहे हैं समझ में आ रहा, माइनस क्यू से प्लस की माइनस। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू ये 1 हो जाना चाहिए, PE के बराबर। कब होगा, जब P इज परपेंडिकुलर टू E। आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखो एक नई डेफिनेशन आने वाली है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, अभी उसको पढ़े ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक नई डेफिनेशन आ जाएगी। ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पर एग्जाम में इसको डिफाइन करने का एक ये भी तरीका होता है टॉर्क के थ्रू। कैसे, मान लो बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ऐसे मान लो रखा हुआ है। यहां क्या होगा, प्लस क्यू, यहां क्या होगा, माइनस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है सच दैट एंगल थीटा इज इधर 90 और उल्टा कर दो 270, दोनों ही केसेस सही है। मान लो ऐसे भी रखा हो, ये भी चल जाएगा, ठीक है, ये केस भी हो सकता है। यहां ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, थीटा कितना हो गया 270। अगर ये केस बन रहा है बच्चों तो P इज परपेंडिकुलर टू E। पहली बात, साइन थीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 हो जाएगी, चाहे साइन 90 लें चाहे साइन 270 लें, 1 या माइनस 1। और टॉर्क बच्चों इस केस में कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। कितना, PE साइन थीटा हो गया 1, सो टॉर्क मैक्सिमम इज PE। चलो सर यहां तक तो समझ में आ ही गया था। अब सुनो, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम 1 कर दें, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम 1 कर दें, इफ, यहां लिखते हैं, इफ E इज इक्वल्स टू 1, क्या होता है, न्यूटन पर, बोलो, कूलम, यही होता है, Q बाई सी, सॉरी F बाई Q, 1 न्यूटन पर कूलम हो, अगर इसकी जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो जाए, तो इस केस में जो टॉर्क है क्या वो P के बराबर होगा। P मतलब डाइपोल मोमेंट के। क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the torque experienced by the dipole placed perpendicular to an electric field of magnitude 1। ये एक नई डेफिनेशन बन गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब मैंने पढ़ाया था मैंने कोई डेफिनेशन नहीं बताई थी, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L या Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, यही बताया था। आज एक नई डेफिनेशन बनी, क्या बनी, क्या बनी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द टॉर्क experienced by an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of magnitude 1। Electric dipole moment is the torque experienced by an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of magnitude 1। Clear? यही बात देखो ऊपर लिखी है, टॉर्क मैक्सिमम P लिखा है, जब थीटा 90 है 270 पे भी होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द टॉर्क acting on a dipole placed perpendicular to a uniform electric field
ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। यूनिट स्ट्रेंथ मतलब जिसकी स्ट्रेंथ 1 हो। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नोट कर लें, एग्जाम में इलेक्ट्रिक, इसको नोट कर लो, इसको ऐसे चौकोर बॉक्स बना के एकदम याद कर लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्क के कॉन्सेप्ट से। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, थीटा को कितना रख दो 90 डिग्री, टॉर्क PE, E को कितना रख दो 1, P sin थीटा, थीटा को कितना रख दिया 90, sin थीटा 1 है ना, थीटा को 90, sin 91, टॉर्क PE, E की वैल्यू 1, P किसके बराबर? Electric dipole moment is the torque acting on an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of strength 1 या of unit strength, एक ही बात है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम। नोट कर लिया? पॉज करके नोट करें, मैं 4 तक गिनती गिनूंगा मन के अंदर। हो गया। चले करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब थीटा 90 हो या थीटा 270 हो। ये तो एक अलग कहानी थी, ठीक है, दिस इज अ अलग कहानी, अलग की नहीं अलग कहानी। यू फाइंड द ओरिएंटेशन थीटा ऑफ द, क्वेश्चन आ गया, करो। फाइंड द ओरिएंटेशन थीटा ऑफ द डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच द टॉर्क इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। सभी लोग पॉज करके ट्राई करेंगे। पॉज द सवाल, पॉज द वीडियो एंड डू द सवाल। मैं 4 तक गिनता हूं, पॉज कर लो। 1 2 3 4, कर लिया? कर लिया? ये दुनिया बड़ी गोल है, अरे इसमें कितने झोल झोल। कई लोग झोल कर रहे हैं, पॉज भी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कर देंगे सर, मैं छोड़ के चला जाऊंगा ये सवाल। ऐसे कैसे, हम पैसा दिया है, हम पढ़ के जाएगा। आ जाओ। फाइंड द ओरिएंटेशन थीटा ऑफ द डाइपोल। अभी एक बच्चे का मेल आया था, उसने बोला सर मेरा पैसा रिफंड कर दो क्योंकि मुझे कोरोना हो गया है, मेरी मम्मी को कोरोना हो गया, घर में 4 बहनों को कोरोना हो गया, मेरे भाई को कोरोना हो गया। हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मजाक में मिलता है, मतलब सीरियस मैटर है। और मेरे 4 बहनों की अपनी शादी करनी है, पैसा चाहिए। और लास्ट में लिखा था सर हो सके तो 1000 रुपये अपनी तरफ से भी दे देना, आपको माता रानी की कसम, थैंक यू एंड लव यू सर। ऐसा आया था। तो सर आपने क्या किया, रिफंड दिया, आप क्या कर सकते हैं, इतना सीरियस इश्यू था। सर मैं भी मेल लिखेगा। अरे जा आजा वापस। फाइंड द ओरिएंटेशन थीटा ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क इज हाफ द मैक्सिमम। अरे यार कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है जो टॉर्क है वो कितना है, टॉर्क मैक्स का हाफ है। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है? सभी लोग पढ़ चुके हैं, PE डिवाइड बाई 2। यही तो बोल रहा है, जो टॉर्क है वो मैक्सिमम का हाफ है। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, मैक्सिमम टॉर्क अभी देख चुके हो P। यहां से PE मर गया, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, सभी ने कर लिया होगा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। हलवा सवाल, आगे बढ़े। क्लियर है? टॉर्क मैक्सिमम का हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क जो है वो मैक्सिमम का हाफ है 30 डिग्री पे। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ऐसे रखा होगा, कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। आगे बढ़े। When is the torque on an electric dipole is minimum? भाई मैक्सिमम कब है? जब एंगल 90 है या 270 है। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? PE है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब बोल रहा है मिनिमम कब है, एंड शो डायग्रामेटिकली ऑल्सो। तो अब करते हैं इसको मिनिमम की कंडीशन। टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। सवाल हमसे कह रहा है कि टॉर्क मिनिमम कब है। तो बच्चों टॉर्क में वेरिएबल क्या दिख रहा है? थीटा। तो टॉर्क मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनो, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। मैं मॉड ऑफ टॉर्क मिनिमम चाहिए, डायरेक्शन की बात नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। बच्चों साइन थीटा का मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो, या थीटा कितना हो? 180 डिग्री हो। साइन 180 भी 0। तो ये 2 कंडीशन बनेंगी जब टॉर्क मिनिमम होगा। और मिनिमम कितना हो जाएगा भाई? ये 0 हो गया। सो मिनिमम टॉर्क कितना हो जाएगा? मिनिमम टॉर्क हो जाएगा 0। यानी बॉडी किस में आ गई? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी, और ट्रांसलेशन में तो पहले से थी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम मिलेगा 2 बार। कब कब? जब थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री। डायग्राम बनाते हैं इसका।
जब थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल क्या हो? इसी के अलोंग हो, है ना, इसी के अलोंग हो। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसी के अलोंग हो डाइपोल मोमेंट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? 0 डिग्री का इक्विलिब्रियम, मस्त इक्विलिब्रियम पूरा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? जब थीटा कितना हो? 180 डिग्री। 180 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट। ऐसे इन दोनों कंडीशन में जो टॉर्क लग रहा है वो 0 है। इसको सोचना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो कि टॉर्क 0 क्यों हुआ है, फील भी आ सकता है। दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 है, मिनिमम है और 0 भी है। क्यों है? बहुत आसानी से हो सकते हो। इस पे फोर्स किधर लगेगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी लगेगी बोलो? QE। इस पे फोर्स किधर लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी लगेगी? QE। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। आप इसको ऐसे खींच रहे हो दोनों तरफ से, रोटेट करेगा क्या? जब ऐसा होता है रोटेट कर गया, आप ऐसे खींच रहे हो, अभी तो रोटेशन कोई चांस ही नहीं, आप ऐसे खींच रहे हो। तो यहां पे टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों? इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। वैसे दोनों में 0 है। और फोर्स भी कितनी हो जाएगी? वो भी 0 है, दिख रहा है। नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। यहां पे देखो, यहां पे भी समझ गए होगे। माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगी? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। कितनी? QE। प्लस क्यू पे किधर लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, QE। यहां भी बताओ नेट फोर्स क्या है? 0 और नेट टॉर्क भी 0। आप इसको ऐसे दबा रहे हो, इधर से भी फोर्स, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, रोटेट कर पाएगा? नहीं। आप खींचोगे, दबाओगे तो रोटेट थोड़ी ना करेगा। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, कोई कपल नहीं बनेगा। यहां नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। यहां बॉडी किस में आ गई है? बॉडी आ गई है बच्चों कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। इससे मिला ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, इससे मिला रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इससे मिला ट्रांसलेशन, चल नहीं सकता। इससे मिला रोटेशन, घूम भी नहीं सकता। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ गई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बड़ा बढ़िया सवाल बनता है कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ सर, एंगल का एक में कितना? 0, एक में 180। एक में डाइपोल क्या है? पैरेलल। एक में क्या है? एंटी पैरेलल। ये भी लिख सकते हो। इस वाले केस में डाइपोल क्या है? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वाले में क्या है? डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो हो रहा है दोनों। अच्छा, परपेंडिकुलर है तो टॉर्क मैक्सिमम, पैरेलल है तो टॉर्क मिनिमम, एंड दैट इज 0। अब इन दोनों को ही हमने बोला कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो दोनों क्या सेम है कि कुछ अलग है? बच्चों कुछ अलग है। ये जो होता है बच्चों, ये बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बनता है ये वाला? ये बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा वाला क्या बनेगा? सभी समझ गए होंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर जी एक्सप्लेन करो, समझाते हैं बच्चों। स्टेबल इक्विलिब्रियम वैसा इक्विलिब्रियम है कि जहां से बॉडी को अगर थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करें तो वापस अपनी पोजीशन पे चला आए। अगर बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो वो वापस अपनी जगह पे चला आए। ऐसे समझो इसको। मान लो मेरे पास यहां पे एक ऐसे रिंग है। इस रिंग में बॉल को मैं यहां पे रख दूं या यहां पे रख दूं, दोनों ही जगह पे ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। दोनों ही जगह पे ये बॉल रुकी रहेगी, ना घूमेगी ना चलेगी। एक रिंग है, ठीक है, क्लास 11 का कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम का। अब इसमें से बताओ दोनों जगह बॉल किसमें? दोनों जगह इक्विलिब्रियम में, मस्त रुकी हुई है, ना घूम रही ना चल रही। दोनों में से स्टेबल कौन सा लग रहा है? ये वाला। उसमें तो डर लग रहा है सर गिर जाएगा। एकदम सही सोच रहे हो बच्चों। इसको स्टेबल इसलिए बोलते हैं कि अगर यहां से बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। यहां से बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो ये वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो तो वो वापस अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगी। और अगर यहां से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, गिर जाएगी। इधर डिस्प्लेस किया, गिर जाएगी। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में डिस्प्लेस करके छोड़ा, जहां छोड़ा वहीं रह गया। न्यूट्रल में क्या है कि जैसे छोड़ा तो ना वापस आया ना आगे गया, वहीं रुक गया। स्टेबल में क्या, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वापस अपनी पोजीशन पे। अनस्टेबल में डिस्प्लेस किया तो घूम गया पूरा। अनस्टेबल पे जैसे ही डिस्प्लेस करोगे चला जाएगा स्टेबल पे। अनस्टेबल की भी प्रॉपर्टी कि वहां से डिस्प्लेस किया तो स्टेबल से कहां आएगा, स्टेबल पे। हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है जीवन में, है? तो अब हमें यही चीज समझनी है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल। ध्यान से देखो, ये वाला मैंने बोला स्टेबल। क्यों? अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, ऐसे यहां होगा प्लस क्यू, यहां होगा माइनस क्यू। इस पे फोर्स लगेगी इधर क्यू ई, इस पे फोर्स लगेगी इधर क्यू ई। बताओ कैसे रोटेट करेगा ये, ऐसे वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। किधर भी तुम नीचे की तरफ डिस्प्लेस करना चाहो, नीचे की तरफ कर लो। नीचे की तरफ डिस्प्लेस करोगे, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, ऐसे डिस्प्लेस किया। अब डिस्प्लेस करोगे, इस पे फोर्स लगेगी इधर, इस पे फोर्स लगेगी इधर, वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से बॉडी को डिस्प्लेस करने पे वो वापस पहुंचती है अपनी ओरिजिनल। देखो यहां से आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, प्लस क्यू पे फोर्स इधर, माइनस क्यू पे इधर, सुकुक। थोड़ा सा इधर किया, प्लस क्यू पे इधर, माइनस क्यू पे इधर, सुकुक, वापस। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां आप डिस्प्लेस करने की कोशिश करो, थोड़ा चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चले, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ध्यान से, इस पे फोर्स किधर लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस पे फोर्स किधर लगेगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। बोलो सही है। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, प्लस क्यू पे इधर, माइनस क्यू पे इधर। अब देखो फोर्स कैसे लग रही है, इस वाले पे इधर लग रही, इस वाले पे इधर। ये पूरा घूम के ऐसे हो जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ऐसे थोड़ा सा, तो वापस नहीं जाता। जैसे ही डिस्प्लेस किया, देखो प्लस क्यू यहां, माइनस क्यू यहां, प्लस क्यू पे फोर्स इधर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस क्यू इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, कहां चला जाएगा, स्टेबल में। तो ये डिफरेंस है अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल में डिस्प्लेस करोगे तो वापस अपनी पोजीशन में, अनस्टेबल में करोगे तो पूरा चक्कर घूम के जाएगा स्टेबल पोजीशन में। चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। क्लियर है? यहां से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस पे फोर्स इधर लगी, नीचे वाले पे फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, ये देखो ये था ये ऐसा वैसा बन जाएगा। अच्छा, इससे हमें यह भी समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल को अपने अलोंग अलाइन करने के चक्कर में रहती है। अपने अलोंग अलाइन कर लिया, स्टेबल। देखो ना, यहां पे डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम, मस्त स्टेबल है। यहां पे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मस्त स्टेबल है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश करती है कि डाइपोल को अलाइन करें अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। ध्यान से देखो, कहीं पे भी यहां देखो टॉर्क कैसे लगा, घूमा, खचक, ऐसा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऐसा है ना, घूम के ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन। किसी भी डाइपोल पे आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो डाइपोल अलाइन हो जाएगा विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल ऐसा रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इस पे फोर्स प्लस क्यू पे इधर, माइनस क्यू पे इधर। ये ऐसा रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, प्लस क्यू पे इधर, माइनस क्यू पे, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ऐसे लगी, प्लस क्यू पे इधर, माइनस क्यू पे इधर, अलाइन हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश करती है टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। क्लियर है? नोट कर लें इसको पहले पॉज करके। 1 2 3 4 कर लिया। स्टेबल एंड अनस्टेबल दोनों ही कंडीशन में टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। यानी टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैक्सिमम टॉर्क पीई, मिनिमम जीरो। जीरो में भी दो कंडीशन है, स्टेबल अनस्टेबल। अगर स्टेबल में है वहां से हिलाओगे तो वापस आएगा, अनस्टेबल से हिलाओगे तो घूम के स्टेबल में। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है टू अलाइन द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। मान लो ये डाइपोल ऐसा रखा होता, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस पे फोर्स इधर लगता, इस पे फोर्स इधर, घूम के। मान लो ये डाइपोल ऐसा रखा होता, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, भाई डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। ये अब आपने प्लस क्यू यहां, माइनस क्यू, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, और यहां के आगे क्यों नहीं जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। यही तो ये चाहता था इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो इसकी मर्जी थी। ए डाइपोल, तुम टेढ़े मेढ़े कैसे खड़े हो, हमारे साथ आ जाओ। समझ में आया? क्या किसी ने वो देखी है
कार्टून में एक हनुमान जी पे मूवी बनी थी, क्या नाम था, जय हनुमान, बाल हनुमान या हनुमान नाम था। उसमें हनुमान जी जाते हैं सूरज जी से बोलते हैं, ए सूर्य तुम ज़्यादा चमको मत। तो वैसे ही ये भी इतने से रहते हैं हनुमान जी, मतलब ऑफ कोर्स दे आर गॉड, और सूर्य कहते हैं ए सूर्य ज़्यादा चमको मत, है ना, तो इंस्पिरेशनल टाइप का है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है, ए डाइपोल अपना डायरेक्शन छोड़ और मेरे साथ अलाइन हो जा। कैसा भी होगा उसको अपने साथ अलाइन करके क्या चाहेगा ये कि थीटा की वैल्यू 0 कर लें और क्या पालें हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या सर अनस्टेबल में भी ये उसको अलाइन करने की कोशिश करेगा? नहीं, अनस्टेबल में वो वही रहेगा, बस थोड़ा सा एक टच की जरूरत है। कोई चीज अनस्टेबल होती है ना, सोचती है कि हाँ इक्विलिब्रियम तो है पर अनस्टेबल, सोचती है कि हम इक्विलिब्रियम में है, उसको थोड़ा सा ठिला दो ना तो उसका सारा घमंड सब कुछ चूर हो जाता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं था, उसे लगता है इक्विलिब्रियम में। चले आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन आ गया, जेई का सवाल है, सभी लोग पॉज करके ट्राई करेंगे, बढ़िया सवाल है। अब सवाल करने यहां से हम लोग को 2-3, उसके बाद चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। An electric dipole has a fixed dipole moment P which makes angle theta with respect to x-axis. When subjected to an electric field E1 is equals to E I cap, it experiences a torque T1 tau k cap. When subjected to another electric field under root 3 E1 j cap. Under root 3 E1 यानी यहाँ पे E वैल्यू रख देना, बस पूरा वेक्टर नहीं रखोगे, E1 की जगह सिर्फ E. It experiences a torque T2 which is equals to minus T1. दो कंडीशन दी है, पहले डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डाइपोल किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, डाइपोल कैसे रखा है, विच मेक्स एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है, डाइपोल को ऐसे रख दिया एट एंगल थीटा, पहले ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की ई आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में, तो टॉर्क कितना लगा, टाउ के कैप। फिर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की ई अंडर रूट 3 E1 जे कैप, इस तरफ जे कैप ऊपर की तरफ तो फिर कितना टॉर्क लगा, T2, गिरा नहीं, मार्कर गिरता लेक्चर, ये मार्कर थोड़ी ना, T2 लगा टॉर्क, और T2 कितना है, माइनस T1। ट्राई करें पॉज करके, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, कंडीशंस बनाते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं, यहां पे एक्सेस वगैरह बनानी पड़ेगी। मान लो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, तो हमसे पहले से बोल दिया है कि जो डाइपोल है वो कितने एंगल पर है, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। ये बना लिया मैंने डाइपोल, यहां क्या लूंगा, माइनस क्यू, यहां क्या प्लस क्यू, लेंथ कितनी है मान लो 2L मान लेते हैं, पता नहीं इन सब की जरूरत है कि नहीं। ये डाइपोल का डायरेक्शन होगा P, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे। अब आगे बढ़ते हैं। When subjected to an electric field E1 is equals to E I cap, I cap बच्चों मतलब I cap मतलब x एक्सिस के अलोंग, आई कैप मतलब x। तो पहले जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की इन्होंने, ये वाली दिखाई पड़ रहा है कलर, E1 इज इक्वल्स टू E आई कैप, आई कैप मतलब x एक्सिस के अलोंग, तब इस पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज T1 विच इज टाउ के, तब जो टॉर्क लग रहा है T1 वो कितना है, टाउ के। चलो छोड़ते हैं, निकालते हैं टॉर्क। आओ, टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, P इंटू E1, और E1 से कितना एंगल बन रहा है, थीटा, साइन थीटा। अब ये नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे हमेशा थीटा रख देंगे, एंगल ढूंढना पड़ेगा। यहां देखो P इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो P और E के बीच में कितना एंगल है, P और E के बीच में कितना एंगल दिखाई पड़ रहा है, थीटा, तो P E1 साइन थीटा। यहां से आप इसको बोल सकते हो, यही छोड़ देते हैं, E1 की वैल्यू रख देते हैं, T1 इज इक्वल्स टू P E साइन थीटा, यही होगा। E1 की वैल्यू कितनी, E, इसका डायरेक्शन बता सकते हो। अब डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा इसको यूज करते हैं। क्या होता है बच्चों, P क्रॉस E की E क्रॉस P, P क्रॉस E, तो P से E की तरफ, ये E है ना, E1, P से E1 की तरफ चलेंगे, अंगूठा किधर को गया, अंदर को, अंदर हम मान लेते हैं अपना, क्या मान ले, इन्होंने K कैप दे रखा है, टाउ इज इक्वल्स टू K कैप, तो अंदर हम मान लेते हैं पॉजिटिव Z एक्सिस, हम मान लेते हैं कि अंदर की तरफ क्या है हमारी प्लस Z एक्सिस है, और बाहर की तरफ क्या है, माइनस Z। अरे अपने हाथ में होता है कन्वेंशन, क्योंकि ये बोल रहा है टॉर्क कैसा है, K कैप, K कैप मतलब पॉजिटिव Z एक्सिस, तो मान लेते हैं अंदर पॉजिटिव है, P क्रॉस E अंदर की तरफ, P से E, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, P से E की तरफ, जिधर अंगूठा जाए वो डायरेक्शन, अंगूठा किधर गया, अंदर, और ये अपने आप पहले ही बोल चुके हैं कैसा है, K कैप में है, तो अंदर को हमने प्लस Z मान लिया। यानी आप इसको बोल सकते हो साथ में
के कैप लगा देते हैं, प्लस माइनस लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, के कैप। अब बात आई दूसरी कहानी की, व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हाँ हो गया, व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल्स टू √3 E1 J कैप। अब ये किस डायरेक्शन में हो गई, ये किस डायरेक्शन में हो गई, वाई डायरेक्शन में। जब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की ऐसी E2 इज इक्वल्स टू √3 E1 की वैल्यू कितनी है, वो रही EJ कैप, है ना, ये नहीं कि उसका डायरेक्शन भी उठा लिया, वैल्यू। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क T2। अब हम T2 टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। T2 किसकी वजह से है, E2 की वजह से। सो P इंटू E2 नहीं आ रहा। अरे यार अलग अलग, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, तब इन्होंने पहले क्या बताया, पहले तो सबसे पहले इन्होंने बताया ये क्या अपना वाई, यहां पहले इन्होंने हमको ये बता दिया कि जो डायपोल मोमेंट है थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो हमने बना लिया। फिर इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया E1 EI कैप, तो एक्सपीरियंसेस टॉर्क जो कि कैप है, तो हमने टॉर्क निकाल लिया P E1, इनके बीच में एंगल कितना है, साइन थीटा। फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया ऐसे, अब हम निकाल रहे हैं P E2, और बच्चों इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है क्या, थीटा नहीं है, साइन थीटा मत लिख देना, एंगल चेक करो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल मोमेंट के बीच में ये एंगल है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई ना इस बार जे कैप के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, इस बार एंगल ये बनेगा कि नहीं बच्चों, ये थीटा, तो ये एंगल क्या 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा। ये देखो, ये रहा डाइपोल, ये पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आई कैप में थी, ये जे कैप में है, ये एंगल थीटा बोल रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी इस बार आप लिखोगे T2 इज इक्वल टू PE2 साइन, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ये चिपका दिया जाके थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल के बीच में कितना एंगल है 90 माइनस थीटा। अब इसके बाद तो जो उन्होंने कहा, अच्छा इसका डायरेक्शन बताओ, इसका डायरेक्शन माइनस के कैप आएगा। देखो जरा ध्यान से, ये रहा P, ये रहा E, P क्रॉस E, के कैप आ रहा, सॉरी P क्रॉस E किधर आया, बाहर, और बाहर को हमने क्या बोला माइनस जेड, माइनस के कैप, हमने बाहर को माइनस जेड और अंदर को, ये हमारा कन्वेंशन था, इसके हिसाब से किया ना, क्योंकि हमारा ये अंदर आया, अंदर ये के कैप ले रहे थे तो हमने के कैप। देखो ना, P से चले E, अंगूठा आया बाहर, बाहर है माइनस जेड यानी माइनस के कैप, तो ये वाला हो जाएगा माइनस के कैप। अब जो वो बोल रहे हैं वो कर दो, T2 इज इक्वल्स टू माइनस T1, T2 कितना है P E2, हट जाऊं मैं यहां से, P, अच्छा इसकी वैल्यू तो लिखो पहले, आ जाओ इसकी वैल्यू तो लिख ली जाए, P E2, T2 इज इक्वल्स टू, E2 की वैल्यू बताएंगे सभी लोग, √3E, तो P √3E साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा माइनस के कैप, बोल सकते हैं। इस वाले की वजह से जो टॉर्क बन रहा है इस इलेक्ट्रिक फ्लूइड से, P E2 की वैल्यू √3E साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब जो इन्होंने दी हुई है कंडीशन उसको लगा देते हैं, T2 इज इक्वल्स टू माइनस T1, T2 कितना आया है P √3E कॉस थीटा माइनस के कैप, और T1 कितना है, यहां माइनस लगेगा, जो कंडीशन दी है उसको लगा रहे हैं, P E साइन थीटा इंटू के कैप, P मर गया, E मर गया, के कैप मर गया, माइनस माइनस मर गया, क्या बचा √3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यही बच रहा है, √3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको इधर ले आओ, cos साइन थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, बोलो सही है। cos थीटा को इधर लाए, डिवाइड हुआ sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा √3, tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। क्लियर है, बस सवाल में जो लिखा था घबराना नहीं है, उसको धीमे धीमे लेकर चलना है। P विच मेक्स एंगल थीटा विद x एक्सिस, P ले लिया यहां से यहां, मेक थीटा एंगल विद, फिर पहली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की EI कैप, भाई ये भी x के अलोंग है, आई कैप मतलब x के अलोंग, तो इससे एंगल थीटा, इससे टॉर्क निकाल लिया P E1 साइन थीटा, P E साइन थीटा। डायरेक्शन देखा, ये अंदर जा रहा था, अंदर को उन्होंने के कैप बोला तो हमने बोल दिया के कैप दे रखा है। दूसरी वाली बोली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी है जे कैप में ऊपर की तरफ, इससे कितना एंगल बना रहा डाइपोल 90 माइनस थीटा, तो P E2 साइन 90 माइनस थीटा, E2 की वैल्यू कितनी है √3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, बाहर है माइनस के कैप, लिख लिया, इक्वेट कर दिया, जो उन्होंने इक्वेशन दी है वो लगा दी,
क्लियर है? आगे बढ़े, 1 2 3 4 चल रहे हैं। फिर क्वेश्चन आ गया, जस्ट आप थोड़ा देखो, रोटेशन वगैरह का सवाल आया, क्योंकि बच्चों आपको पता है टॉर्क की बात हो रही है तो रोटेशन का सवाल तो आना लाजमी है। जस्ट एट द मोमेंट द डाइपोल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा। क्या ये डाइपोल यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा? मेरे सवाल का सभी लोग जवाब दो। क्या ये डाइपोल यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, ट्रांसलेशन में होगा। 40 टॉर्क तो होगा। तो बच्चों जैसे ही आप इसको यहां पे छोड़ के हटोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगी? अरे चल तू हमारे डायरेक्शन में। भाई ये रहा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, -q से +q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगी? चल हमारे डायरेक्शन में। तो जैसे ही इसको ले जाना चाहेगी, इसके पास क्या आ जाएगा? एक एंगुलर एक्सलरेशन। क्या होता है अभी समझेंगे, निकालेंगे कैसे। पहले और टॉर्क निकालते हैं, जो आता है वो करते हैं। ये बताओ इस कंडीशन में इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क की वैल्यू होगी PE sin थीटा, यही होगी P sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, P कितना होता है? डायपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। यहां से देखो कहां लिखे जाए, यहां लिख लेते हैं। डायपोल मोमेंट की वैल्यू बताओ, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कितना है? 2L। तो कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L इंटू E, और थीटा कितना दे रखा है इनके बीच में? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। ये टॉर्क निकाल लिया आपने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी से। अब टॉर्क देखते हैं क्लास 11th की कहानी से। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? I अल्फा। जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसे टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या आपको ये पता है? क्या आपको ये पता है? याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डैश डैश डैश। सभी मासेस और उनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। दूसरा मास, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वही रोल प्ले करता है रोटेशन में जो मास रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन। भाई ट्रांसलेशन में होता है, लिखते हैं F इज इक्वल्स टू ma। तो मास की जगह ये आ गया, F की जगह टॉर्क, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर। तो यहां से आते हैं टॉर्क, यहां से आप I निकाल सकते हो सिस्टम का। बताओ जरा कितना आएगा I? यहीं पे आ जाओ। I इज इक्वल्स टू, एक मास कितना है? M, और R1 किससे डिस्टेंस लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का। बच्चों क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती है? ये होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस कितना है? L, तो ml स्क्वायर। दूसरे वाले का फिर से बोलो, ml स्क्वायर। दूसरा वाला भी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है? L। भाई ये रोटेशनल के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, इतना तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 2ml स्क्वायर मिल गया। यहां से दूसरा टॉर्क आप क्या लिख सकते हो रोटेशनल कहानी से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा। क्या पूछा है हमसे? अल्फा पूछा है। इस कंडीशन में उठा के दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दो। जस्ट इक्वेट दीज टू टॉर्क एंड यू विल गेट आंसर। क्या है? Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू 2ml स्क्वायर अल्फा। 2 से 2 मरा, एक L से एक L मरा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, QE इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू ml इंटू अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी QE बटे 2ml। बोलो सही है? QE बटे 2ml ऑप्शन। QE बटे 2ml। ये एंगल 30 हो सकता था, 60 हो सकता था। बढ़िया सवाल। इसमें और कुछ भी बन सकता है। ये बन सकता है कि इसके अगर यहां पे ये रेस्ट में है तो यहां से 3 सेकंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। ये भी पूछ सकता है कि मान लो बोल देता। अभी ये तो समझ में आ गया ना, दो तरह से टॉर्क निकाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक से P sin थीटा, P की वैल्यू Q इंटू 2L इंटू E sin 30, और यहाँ निकाला I अल्फा। I मैंने बताया m1 r1 स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, फिर ml स्क्वायर, ये I हो गया, रख दिया। टोटल कितना हो गया? 2ml स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इसी में बोल देता कि ये यहाँ पे रेस्ट में है और हमसे कहता T इज इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तब आप फॉर्म लगा देते, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड पूछ सकता था कि अगले 3 सेकंड में ये कितना एंगल और घूम जाएगा, इसका क्या एंगल हो जाएगा।
तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थीटा की जगह ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। मान लो पूछ लेता कितना एंगल घूमा 3 सेकंड में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रख देते, अगर बोलता रेस से है हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़े, पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 हो गया। चलो आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल आया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाय टू पार्टिकल्स फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L। एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ कितनी है L दे रखी है, 2L नहीं दिए, ध्यान देना, लेंथ कितनी दे रखी है L। द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज m एंड द चार्जेस आर माइनस q एंड प्लस q। ठीक है, इसका मास m, इसका मास m, इस पे चार्ज देते हैं चलो माइनस q, और इसको चार्ज देते हैं चलो प्लस q। The system is placed in such a way that the dipole axis is parallel to a uniform electric field E that exists in the region। ऐसा रखा है, the system is placed such a way that the dipole axis is parallel to a uniform electric field। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली हमने, और ये डाइपोल क्या है, इट इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको दिख रहा है? डाइपोल भाई कैसा बनेगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, अगर एरो बना ले तो ऐसा बनेगा। इसका यहां कहीं सेंटर मान लो O, और बच्चों लेंथ कितनी है इस बार, L है। टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाय टू पार्टिकल्स फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ लाइट रॉड, इसके दो एंड पे फिक्स कर दिया, ऑफ लेंथ L। ये पूरा रॉड कितनी लेंथ का है, L। दो पार्टिकल चिपका दिए L लेंथ के रॉड पे। तो बच्चों इस बार ये कितना हो जाएगा, L/2 और L/2। इस बार L नहीं लेकर L/2 और L/2 का कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। बोलो विजिबल है सबको, L/2 L/2। अच्छा, ये डाइपोल रखा है और डायरेक्शन क्या होगा इसका, नेगेटिव से पॉजिटिव। आगे कहानी क्या है, द डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर के अबाउट, एंड रिलीज्ड, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया। थोड़ा सा रोटेट करो, क्या होगा, वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, और वहां रुकता नहीं है एक्चुअल में। जब आएगा तो उसके पास इनर्शिया हो जाएगा, थोड़ा नीचे निकल जाएगा, फिर नीचे गया, वहां रुका, फिर वापस आएगा। भाई जैसे मान लो ये डाइपोल है, एक्चुअल में क्या होगा, आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने डायरेक्शन में लाना चाहिए। लाए तो यहाँ पे फोर्स तो जीरो हो जाएगा, जब लाएगी यहाँ तो फोर्स लग रहा है ये और ये आई, फोर्स तो जीरो हो गया, पर इसके पास इनर्शिया आ गई ना चलते चलते, तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। अब पीछे फोर्स बुलाने लग गई, टॉर्क पीछे बुलाने लगेगा, तो वापस जाएगा, फिर नहीं रुक पाए ऊपर, तो ऐसे 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 ये ऑसिलेट करेगा। वही पूछा है, द डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर रिलीज्ड, स्लाइटली रोटेटेड अबाउट सेंटर रिलीज्ड, शो दैट फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे से, ये ध्यान देना, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना इस बात पे, तभी एसएचएम हो पाएगा। द मोशन इज एंगुलर एसएचएम एंड इवैल्यूएट्स इट्स टाइम पीरियड, एंगुलर एसएचएम की बात की है, एंड इवैल्यूएट इट्स टाइम पीरियड। बच्चों टाइम पीरियड निकालने का तरीका आपको याद है? देखो एसएचएम में क्या क्या करना पड़ता था, एक बार जल्दी से समराइज कर देते हैं। एसएचएम में आपको सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स निकालनी होती है, ऐसी फोर्स जो बॉडी को वापस अपनी पोजीशन, वैसे तो 11 का थोड़ा समराइज कर रहे हैं, ऐसी फोर्स जो बॉडी को वापस अपनी पोजीशन पहुंचाए, और दिखाना होता है कि वो प्रोपोर्शनल हो -x के, जहां पे x होता है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, इसको मैं ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करूं, तो आपको ऐसी फोर्स निकालनी होगी जो पार्टिकल को नीचे ले जाए। आपने ऊपर डिस्प्लेस किया, कुछ नीचे गया, नीचे डिस्प्लेस किया तो ऊपर गया, यानी ऐसी फोर्स चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वर्क करे। ये एक पार्टिकल है, आपने इधर खींचा तो फोर्स वापस बुला ले, तो डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स उसके अपोजिट। तो पहले ये लाएंगे, फिर फोर्स की जगह लगते हैं हम मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रूफ करते हैं -x के बराबर। फिर ध्यान देंगे एक्सेलरेशन की जगह हम एक टर्म लिखते हैं, वो होता है -ω²x, बाकी m को एज इट इज लिखे रहो, इज प्रोपोर्शनल टू -x। यहां से माइनस माइनस x कैंसिल होगा, ठीक है। फिर यहां से आप ओमेगा का एक्सप्रेशन बनाओगे, और टाइम पीरियड होता है 2π/ω। बच्चों ये था लीनियर एसएचएम। अभी कौन सा एसएचएम बोल रहा है, एंगुलर। तो एंगुलर में क्या चेंज होता है बच्चों, एंगुलर में क्या होता है बच्चों, एंगुलर में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क। तो ऐसा टॉर्क दिखाओ जो जिधर रोटेट किया उसके अपोजिट ले जाए, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टाउ
इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप थीटा इधर रोटेट कर रहे हो तो टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे। आपने इधर बॉल को इधर ले गए तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इधर रोटेट किया तो टॉर्क उसके अपोजिट। टॉर्क की जगह क्या लिखोगे, मैंने बताया था टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अब जैसे यहां ए की जगह लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां अल्फा की जगह लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जिनको नहीं आता अभी इतनी बातें पकड़ लें, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, ये सब तो पढ़ा होगा आपने सेक्शन में। इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहां ए की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां एक्स की जगह थीटा। यहां से माइनस माइनस कैंसिल होगा, थीटा बीटा कैंसिल होगा, यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा, देन टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बटे ओमेगा। बस ये आता हो तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। नोट कर लो इसको एक बार, फिर सवाल कराएं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल आप हिला दोगे। नोट कर लिया, पॉज करके 1 2 3 4 कर लिया। आगे बढ़े 1 2 3 4 आओ। अब हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो वापस से वो डायग्राम बना लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डाइपोल रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बोला था ना, ऐसा रखा है कि अलाइंड है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सच अ वे दैट द डाइपोल एक्सिस इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे डाइपोल बना लेते हैं। यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां मास m, यहां भी मास m, यहां सेंटर O, ये डिस्टेंस l/2, ये लेंथ भी l/2। यहीं तक तो थी कहानी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है अपने को, E दे रखी है। डाइपोल मोमेंट दे रखा है क्या सवाल में? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है। ठीक है, अब बात की कि इसको थोड़ा सा रोटेट करना। अब हम फॉलो करेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है कि थोड़ा सा रोटेट करेंगे और फिर प्रूफ कर देंगे कि जो टॉर्क लग रहा है वो माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल है। टॉर्क की जगह रखोगे माइनस आई अल्फा, फिर अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, फिर ओमेगा की वैल्यू, फिर टी की वैल्यू। इसको दिमाग में छाप लो। पहले हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे थीटा, फिर प्रूफ करेंगे जो टॉर्क है वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, फिर टॉर्क की जगह आई अल्फा, फिर अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, फिर ओमेगा निकालेंगे, फिर टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड आ जाओ। तो इसको हम रोटेट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लें। मान लो ये हमने इसको रोटेट किया, देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है पर किया छोटा सा, थोड़ा सा रोटेट किया, बहुत थोड़ा सा। मान लो इसको थीटा रोटेट किया, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। बोला था ना स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना, वेरी स्मॉल। थोड़ा सा इसको रोटेट किया। बच्चों यहां पे कितना चार्ज, माइनस क्यू, यहां पे कितना चार्ज, प्लस क्यू। अब रोटेट करने के बाद इस पे किधर किधर फोर्स लगेगी, कैसे कैसे, इधर लगेगी इस पे ऐसे क्यू ई, इधर लगेगी ऐसे क्यू ई, और ये देखो वापस नहीं आ जाएगा। आपने थोड़ा सा, भाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सबको पता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम से आप रोटेट किए तो ये वापस आना चाहता है, यानी इस पे लगेगा एक कौन सा टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। बच्चों उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी ई, ये तो वही होगी साइन थीटा। इस टाइम डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, थीटा। अब क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है बच्चों, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हम मैथ्स में कई बार पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा टेंड्स टू थीटा। ये थीटा बहुत छोटा है, 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में, वेरी स्मॉल थीटा। जब थीटा इतना स्मॉल होता है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू करीब करीब सेम हो जाती है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टॉर्क रीस्टोरिंग की जगह अब हम लिख देंगे पी ई थीटा, क्योंकि इन्होंने बोला था इट्स गिवन अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा एंगल रोटेट किया हमने, देखा ये वापस आना चाहता है, टॉर्क लगेगा पी साइन थीटा। भाई यहां पे टॉर्क 0 होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, पी साइन थीटा, और थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा। अब एक काम करने जा रहे हैं हम, यहां पे लगा रहे हैं माइनस। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आपने इसको रोटेट कैसे किया है, ऐसे, और टॉर्क कैसे लग रहा है, ऐसे। क्या आपको दिख रहा है कि आपने डाइपोल को ऐसे घुमाया थीटा एंगल, और टॉर्क ऐसे लगा, यानी टॉर्क थीटा के अपोजिट है, काम बन गया। टॉर्क की जगह क्या रखना है हमको, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पी ई थीटा। पहले आई की वैल्यू निकाल लो बच्चों। आई क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, वगैरह वगैरह।
यहां पे एम कितना है, ये एम है, ये एम है, कितने कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेशन हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम कितना है, l/2 डिस्टेंस पे, l/2 का स्क्वायर प्लस दूसरा एम भी कितने डिस्टेंस पे है, l/2 पे। इस बार l मत लिखना, सवाल गलत हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, ml²/4, बोले यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m l/2 का स्क्वायर, m पिछली बार l ले रहे थे क्योंकि 2l लेंथ थी, इस बार l दिया है रॉड की लेंथ, ml²/4 इंटू 2, 2 1 2, 2 2 4, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/2। इसको यहां रख देंगे ml²/2, और बच्चों अल्फा की जगह क्या रखना है, अल्फा की जगह क्या रखना है, -ω² थीटा, -ω²θ। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रखते हैं बच्चों। डाइपोल मोमेंट यहां पे कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस L है, 2L नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू रख देंगे हम डाइपोल मोमेंट की, Q इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड को E इंटू थीटा। कट्टम कुट्टा खेला जाए, तैयार, चलो, माइनस से माइनस कटा, थीटा से थीटा कटा, L से एक L कटा, तो हमें मिला ml²/2 इज इक्वल्स टू QE। यहां से ω² इज इक्वल्स टू 2QE/ml। यहां से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √2QE/ml। ओमेगा मिल गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जरा देखो, 2π/ω। टाइम पीरियड इज 2π/ω, 2π/√2QE/ml। ऊपर जाके हो जाएगा उल्टा फुल्टा, 2π/ml/QE। सर एग्जाम में हम इसको याद करके जाएं कि समझ के, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वो इस मास की वैल्यू दे दे, तो हम छाप देंगे। हो सकता हो वो लेंथ को 2L कर दे, तुम्हारे दिमाग के साथ खेल जाए। लेंथ को 2L कर दिया, पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। यहां पे 2L आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन कहोगे सर सेम रहेगा, नहीं, अलग हो जाएगी कहानी, कुछ अलग एक्सप्रेशन आ जाएगा, बराबर नहीं होगा। ये 2L यहाँ पे देखो L का स्क्वायर हो जा रहा है, तो सब कहानी 2L का स्क्वायर सब चेंज हो जाएगा। m इंटू L का स्क्वायर, m इंटू L स्क्वायर, 2ml², ये 2ml² हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा, 1/2 चला जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी। नोट कर लें, 2π/ml/QE। अगर आपको इसका एक शॉर्टकट याद रखना है तो इसका बच्चों फॉर्मूला आप रट भी सकते हो एग्जाम के लिए, सुपर शॉर्टकट इसका हम बता ही दें आपको, जिसमें ml कुछ नहीं आएगा। इस कंडीशन में जो टाइम पीरियड होता है 2π/√I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन PE, P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा ट्रू सही होगा, ये रट लो, कुछ नहीं करना। अब I की वैल्यू चिपकानी है, P की वैल्यू चिपकानी है, सवाल खत्म। I निकालना अपन को आ गया है, mr1² m2r2² जोड़ दिया। P निकालना अपने को आता है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, खत्म। अगर इसको हम लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली अपना कंपटीशन में ये फायदा करेगा। 2π/I अपॉन PE, ये सुपर शॉर्टकट है, ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं। 2π/, भाई मैंने कई बार कहा है, ऐसी तुम 500 चीजें जब यहां याद करके जाओगे तो वहां तुम्हें 400 याद रहेंगी और 400 में से 300 तुम सही कर पाओगे। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं सिर्फ पूरा पेपर कॉन्सेप्ट से करना है। कई चीजें आपको बेसिक चीजें रट के जानी पड़ती हैं, फायदा होता है यार इन सबसे। नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज पे नोट करना है, 2π/I/PE। नोट कर लें, √ml/, देखो गलती हो गई थी यहां पे, 2QE, ml/2QE ये आएगा। पॉज के नोट करें, 1 2 3 4, डन। ओके, आगे बढ़े। मैंने शॉर्टकट क्या बताया, T इज इक्वल टू 2π/I/PE, ये अपना शॉर्टकट। ये सवाल आपको डीपीपी में मिला होगा पिछली, मैंने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े। ओके, आगे हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन डाई यूनिफॉर्म में समझ गए। नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, टॉर्क कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा, टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला P क्रॉस E। कैसे निकालना है क्रॉस, ऐसे निकालना है।
Torque is perpendicular to P as well as E. Torque is maximum when theta is 90 and 270. Maximum value of torque is P. Minimum torque is when theta is 0 and theta is 180. Minimum torque कितना होता है? 0. कब होता है? जब थीटा 0 हो या थीटा 180. 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 पे अनस्टेबल. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश करती है डाइपोल को अपने अलोंग अलाइन करने का. अब आए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना इज इम्पॉसिबल भाई. मतलब सर छोड़ दोगे, नहीं बता रहे. नॉन यूनिफॉर्म कैसे कैसे हो सकती है? देखो, हो सकता हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. हो सकता हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे केसेस हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और एक सवाल कर लेंगे, अपने आप तैयार कर लेंगे खुद को. जैसे मान लो, इसमें एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं. मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज नॉन यूनिफॉर्म. यहां पे मान लेते हैं वीक फील्ड है, ठीक है, और राइट साइड में मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड है. मान लो यहां एक डाइपोल रखा है -q + q. अब एक बात बताओ, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है कि नहीं? सोचो, इज द नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल 0? भाई इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ q इंटू स्ट्रॉन्ग फील्ड को चलो बोलते हैं E2, और इस पे फोर्स लगेगी अपोजिट टू फील्ड कितनी? q इंटू वीक फील्ड को बोल दिया E1. क्या दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है? नहीं. अब की बार पता है आपको ये फोर्स ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में. यानी इस कंडीशन में आप बोलोगे जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी QE2 - QE1 विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0. मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होती. 100% इसकी गारंटी भी नहीं, हो भी सकती है. क्या पता ये फील्ड ऐसी होती, यहां पे वीक होती, यहां स्ट्रांग होती, यहां पे फिर वीक हो जाती. यहां इसकी वैल्यू 2 होती, यहां 1 होती, यहां फिर 2 हो जाती. यहां वैल्यू इसकी 2 होती, यहां बीच में 1 होती, फिर 2 हो जाती. तब तो ये नॉन यूनिफॉर्म भी होती और तब E1 E2 की वैल्यू फिर भी सेम हो जाती और नेट फोर्स 0 भी आ सकता. मतलब कह नहीं सकते हम. नॉन यूनिफॉर्म है ना, इसमें बहुत चेंजेस हो सकते हैं. क्या पता यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही पलट दे. क्या पता भाई, बहुत कहानी. इसमें कुछ ऐसा नहीं, इसमें सवाल करना पड़ेगा. मान लो बोले थोड़ी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फंसा दिया आपको. ऐसा भी सवाल हो सकता है. और डाइपोल मान लो ऐसे रखा है, ये -q, ये +q. अब बताओ, अब -+q पे फोर्स किधर लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ऐसे लग गई. -q पे किधर लगेगी? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, ऐसे लग गई. दोनों सेम डायरेक्शन में भी 0 नहीं है. हो सकता हो 0, हो सकता हो ना, कोई गारंटी नहीं है. डाइपोल की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि डाइपोल कैसे रखा है आपने. सो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आप एक लाइन लिख लो, F कैन बी 0 एंड कैन नॉट बी 0. मे लिखते हैं ना, F मे बी 0 और मे नॉट बी. F मे बी 0 एंड मे नॉट बी. सेम इज विथ टॉर्क. भाई यहां पे टॉर्क बनेगा, टॉर्क तो बनेगा, बट वो फॉर्मूला नहीं चल पाएगा पूरा कंप्लीटली. क्यों? क्योंकि इस बार QE2 QE1 अलग है. इसके लिए लोगे QE2 L sin थीटा, QE1 L sin थीटा, दोनों ऐड नहीं होंगे. मतलब ऐड होंगे पर 2 QE नहीं बनेंगे. समझ लो, इस बार जब टॉर्क निकालोगे तो आप लिखोगे QE1 sin थीटा, फिर आप लिखोगे क्या? इस बार जब आप टॉर्क निकालोगे तो इसकी वजह से कितना टॉर्क बनेगा? E2 L sin थीटा, और दूसरी की वजह से QE1 L sin थीटा. इस बार तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो इसमें से हम E1 हो सकता हो कॉमन ले लो, QL sin थीटा कॉमन ले लो. क्या बचेगा? E1 + E2. QL को आप क्या करो? डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. अरे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है. साइन थीटा E1 + E2. बकवास बातें करने कुछ. 2QL क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट. तो P साइन थीटा बटे 2E1. मतलब अलग अलग जगह अलग अलग कहानी बनेगी. अपने का पूरा कंसेप्ट अगर तैयार है तो अपन ये कर ले जाएंगे. ये समझ में आया क्या किया मैंने?
QE2 QE1 QE2 L sin थीटा QE1 L sin थीटा, दोनों ऐड तो होंगे, सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है। फिर मैंने क्या इसमें से QL sin थीटा बाहर ले लो, E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्म में, सेम डायरेक्शन वैसे तो हाँ। फिर उसके बाद बोला QL को डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 QL बन गया डायपोल मोमेंट P sin थीटा बटे 2। इस तरह से आप वेरियस चीजें कर सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। टॉर्क की बात करें, टॉर्क जीरो होगा कि नहीं? इस केस में तो टॉर्क जीरो नहीं है, इस केस में तो टॉर्क है, टॉर्क इज नॉट जीरो। बट वहीं पे आप इस केस में देखो टॉर्क जीरो है, दोनों फोर्सेज एक तरफ है, यहां कहां रोटेट करेगी बॉडी, तो ऐसे चली आएगी। हाँ, अब इसमें हो सकता हो कि ये फोर्स ज्यादा हो ये फोर्स कम हो, तो टॉर्क फिर से घूम सकता है, टॉर्क इज नॉट जीरो। अगर इस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं तो इस पे भी QE इस पे भी QE, तो दोनों QE लग रही है, आगे बढ़ेगा। इस कंडीशन में टॉर्क कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। पर यहीं पे अगर E की वैल्यू पलट नहीं समझ में आ रहा भाई, इस कंडीशन में मान लो इसकी वैल्यू भी E इसकी वैल्यू भी E, तो QE की वैल्यू से चलता जाएगा ट्रांसलेशन मोशन। पर मान लो यहीं पे इसकी वैल्यू 2E और इसकी E हो, तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो फिर घूमेगा भाई। ये मान लो 2E और ये E तो घूमेगा। यानी टॉर्क के बारे में भी कोई गारंटी नहीं, अगर दोनों E होता तो चलता रहता, एक 2E एक E है तो ये ज्यादा होगा, घूम जाएगा। सेम चीज आप टॉर्क के लिए भी लिखोगे, यहां पे टॉर्क मे बी जीरो, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सवाल आता है हमेशा, एंड मे नॉट बी, याद रखेंगे। यूनिफॉर्म में गारंटी थी कि नेट फोर्स जीरो होगी, यहां गारंटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। यूनिफॉर्म में गारंटी थी कि टॉर्क एक ही कंडीशन में जीरो होता है, जब थीटा जीरो हो या 180 हो, जब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल। यहां कोई गारंटी है कभी भी भाई, यहां वेरियस सिचुएशंस बन सकती हैं। नोट करें, एक सवाल करते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं। छाप लिया, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4, चलें सवाल की तरफ। 1 2 3 4, एक बार ट्राई करें पहले खुद से। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन थ्रू आउट। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, मैं करने जा रहा हूं। बढ़िया सवाल है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, मजा आ जाएगा। एक्सक्लूसिव सवाल तुमको करा रहे हैं, इसको दे दोगे तो इंसान हाथ जोड़ लेगा। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द z डायरेक्शन थ्रू आउट, मजा आने वाला है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉज करके ट्राई करो पहले। 1 2 3 4, लेट्स गो। In a region of space, electric field is along the z direction throughout. The magnitude of electric field is, however, not constant, but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to power 5 Newton Coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to इतना in the negative z direction? क्या हुआ सर? तो होते ही उड़ गए सर। हम जा रहे लेक्चर बंद करके सर, ध्यान से। In a certain region of space, electric field is along the z direction. Electric field z direction में है, हम ये z direction मान सकते हैं, कोई दिक्कत है? हम ये पॉजिटिव z मान लेते हैं इधर, है ना, प्लस z along the z। अब अंदर कहाँ मानोगे, x y है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज along z डायरेक्शन थ्रू आउट पूरे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज along पॉजिटिव z डायरेक्शन, हम ये मान लेते हैं along the z डायरेक्शन, ये z मान लिया हमने, ठीक है। ये हमारा माइनस z हो गया नीचे, ठीक है। The magnitude of electric field is, however, not constant, but increases uniformly along the positive z direction. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पे वीक है, ऊपर जाते जाते स्ट्रांग हो जा रही है, यही तो बोल रहा है। Not constant. The magnitude of electric field is, however, not constant, but increases uniformly along the positive z direction at the rate of इतना, किस रेट पे? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर, बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव, एकदम यूनिफॉर्मली, एकदम स्मूथली बढ़ रही है, 1 2 3 4 एकदम रेगुलरली, एट द रेट ऑफ इतना, इस रेट पे 10 to the power 5 बढ़ रही है। न्यूटन पर कूलम्ब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, न्यूटन पर कूलम्ब तो इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम्ब बढ़ रही है पर मीटर। मतलब आप जब 1 मीटर अपवर्ड आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कितना? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। जब आप 2 मीटर ऊपर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ जाएगी? 2 into 10, यही तो बोल रहा है, 10 to the power न्यूटन, 10 to the power 5 न्यूटन कूलम पर मीटर। एक और कैसे बढ़ रही है? however not but increases uniformly along the positive direction at the rate of इतना पर मीटर। यानी 1 मीटर ऊपर आने पे इतना बढ़ा, 2 मीटर ऊपर आने पे इतना बढ़ा, ठीक है, 3 मीटर ऊपर आने में इतना बढ़ा,
ये चीज बढ़ा, इतनी हो नहीं गई, इतनी बढ़ी, इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ। यहां मान लो x है तो 1 मीटर ऊपर x प्लस इतना, यहां मान लो x है तो 2 मीटर ऊपर x प्लस इतना, हर 1 मीटर पे इतना बढ़ रहा है, हर 1 मीटर पे इतना बढ़ रहा है। आगे, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ total dipole moment, what are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 coulomb per meter in the negative z direction। हमारे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव z डायरेक्शन में, यहां पे होगा माइनस क्यू, यहां पे देखो बोला ना, इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, ये ऐसे डाइपोल मोमेंट P इस तरह से नीचे की तरफ, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। और बच्चों ये लेंथ कितनी ले लें, 12 ले लें, कुछ दिया नहीं है तो लेट द लेंथ बी 12। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क। भाई तो पहले फोर्स निकाल लें तभी फोर्स से टॉर्क बनेगा, फोर्स निकालते हैं आज। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चाहिए होगी तभी तो फोर्स पता चलेगी। भाई यहां पे फोर्स कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो पता हो, मान लेते हैं, सुनो ध्यान से, मान लेते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 है, 0 नहीं मान रहे क्योंकि उन्होंने कहीं कहा नहीं कि कहीं से 0 स्टार्ट हो रहा है। भाई कहीं वैल्यू दी इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, दिमाग लगाए, दिमाग बहुत सही तरीका है। मान लेते हैं यहां 1 है तो मुझे ये बताओ यहां कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई 1 मीटर ऊपर आने पे इतनी बढ़ी, 2 मीटर ऊपर आने पे इतनी, 3 मीटर आने पे इतनी, तो 12 ऊपर आने पे कितनी बढ़ेगी, 12 इंटू 10 to the power 5। 1 मीटर ऊपर आते इतनी बढ़ती, इतना पर मीटर, इतना पर मीटर, 1 मीटर पे इतना, 2 मीटर पे इतना, 3 मीटर पे इतना, तो 12 मीटर पे इतना, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1 प्लस 12 इंटू 10 to the power 5। बस दिमाग लगा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दी नहीं थी, हमने कहा मान लो यहां 1 है तो 1 मीटर ऊपर आके कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 10 की पावर 5, 2 मीटर ऊपर आके 1 प्लस 2, भाई पर मीटर कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है 1 मीटर पे, 1 मीटर पे इतना, 2 पे इतना, तो 12 पे इतना बढ़ा। अब भाई यहां से सवाल खत्म हो चुका है, अब इसमें कोई जान नहीं बची इस सवाल में। अब फोर्स की बात कर रहे हैं वो हमसे, बच्चों क्यू, इस पे प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी ऊपर की तरफ लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, इसको F1 बोल दें, Q इंटू E1। माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, तो नीचे की तरफ, इसको हम F2 बोल दें, Q इंटू E2। नेट फोर्स ऊपर होगी कि नीचे, नहीं समझ में आया, प्लस क्यू पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस क्यू पे, ये समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ रही है, मैंने बोला यहां 1 तो 12 डिस्टेंस पे बढ़ के कितनी होगी, 1 प्लस इतना, 1 मीटर पे इतना बढ़ती, 2 मीटर पे इतना, तो 12 पे इतना बढ़ी, प्लस जो इनिशियल वैल्यू थी। अब इन दोनों में से बड़ी फोर्स कौन सी है, ये वाली है भाई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी है। खत्म हो गया सवाल। F नेट इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1, खत्म सवाल। F2 की वैल्यू बोलो Q इंटू E2 माइनस Q इंटू E1, यहां से Q हो जाएगा कॉमन बच्चा E2 माइनस E1, बोलो सही है। F2 माइनस F1 लिखेंगे, ये फोर्स ज्यादा है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। Q हो गया कॉमन E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 रखते हैं, F इज इक्वल्स टू Q E2 माइनस E1, बताओ कितना होगा, E2 कितना है, ये 1 प्लस 2L इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस E1, E1 कितना है 1, 1 कैंसिल, सो फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L इंटू 10 टू दी पावर 5। देखो यही दिमाग लगाने को मैंने पिछली बार बताया था, Q इंटू 2L क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट बन गया, तो P इंटू 10 टू दी पावर 5, बोलो समझ में आया। नेट फोर्स F2 माइनस F1, ये माइनस ये, Q बाहर E2 माइनस E1, इसमें से ये माइनस करना है, देखो Q E2 माइनस Q E1, Q बाहर E2 माइनस E1, इसमें से ये माइनस किया, 1 1 कटा, ये बचा, इसको Q से मल्टीप्लाई किया, Q इंटू 2L क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 10 टू द पावर, हैविंग अ डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 5, कितना आया, 10 की पावर माइनस 2। बहुत कोने में आ गए हम लोग बोर्ड के, ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस 2, यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं। तो फोर्स मिल गई हमें, ये है
नहीं, ये है नहीं, ये है हाँ, ये है हाँ। अब सोचो टॉर्क कितना होगा, बड़ा आसान है, दोनों फोर्सेस ऐसे ऐसे लग रही हैं, टॉर्क 0, खत्म बात। अरे एक फोर्स ऊपर को एक फोर्स नीचे को, बॉडी घूम पाएगी क्या? नहीं। ये इसको ऐसे ऊपर, ये ऐसे, क्या ये घूम पाएगी? लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस का क्या है? सेम है। घुमाने के लिए जरूरी नहीं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो, ऐसे भी घूम सकता है। लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन ही से हमें दबा रही है, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा इस केस में? 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेट फोर्स ये आ गई, क्लियर है। यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। इसको आप कर ले नोट और सारी डीपीपी कर ले सॉल्व, क्योंकि कल हम करने वाले हैं डीपीपी डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली, और शायद हमारी मंडे ट्यूसडे या मे बी वेंसडे, शायद मंडे से ही, मतलब होपफुली लाइव क्लासेस रिज्यूम होगी। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।